सितंबर 2022 के अर्धवार्षिक आंकलन के अंतर्गत आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न दिए गए थे और जिनके लिए 40 अंक निर्धारित किए गए थे। तो इसमें पहला प्रश्न था, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? 4 ऑप्शन दिए गए थे, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, ग सूरजभान और घ अमलानंद। तो सही जवाब है ख दयानंद साहनी। प्रश्न 2 है, इस्लाम की स्थापना किसने की? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क हजरत मोहम्मद, ख अब्दुल्ला, ग इब्राहिम और घ फातिमा। तो सही जवाब है ऑप्शन क हजरत मोहम्मद। प्रश्न नंबर 3, ज्वारीय ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, क प्रतिपूरक, ख मानवकृत, ग अजैव और घ गैर पुनर्चक्रण। तो ये 4 ऑप्शन है। इसमें पहला जो है वो प्रतिपूरक दिया गया है, लेकिन वास्तव में आपकी पाठ्य पुस्तक में ये वास्तव में क पर पुनः पूर्ति योग्य लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब है पुनः पूर्ति योग्य जो है वो ज्वारीय ऊर्जा को माना जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक्स है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? 4 विकल्प हैं, क उड़ीसा, ख गुजरात, घ राजस्थान और घ झारखंड। तो सही जवाब है ख ऑप्शन गुजरात। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में समुदाय की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है पूछा हुआ है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो संरक्षण रणनीति में समुदाय की प्रत्यक्ष भागीदारी को शामिल नहीं करता है? उसमें क है संयुक्त वन प्रबंधन, ख बीज बचाओ आंदोलन, ग चिपको आंदोलन और घ है वन्य जीवन अभ्यारण्यों का सीमांकन। तो सही जवाब है वन्य जीवन अभ्यारण्यों का सीमांकन। छठा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, लगभग 1/4 यानी कि 4 में से 1, ख है लगभग आधा 1/2, ग है लगभग 3/4 और घ है लगभग 2/3। तो सही जवाब है इसका ग लगभग 3/4 यानी कि 4 अगर हम पृथ्वी के भाग माने तो 4 में से तीसरा जो 3 भाग जो हैं वो जल से ढके हुए हैं। 7वां प्रश्न है, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? क सिंगली है, ख श्रीलंकाई तमिल, ग भारतीय तमिल और घ मुसलमान। तो सही जवाब है इसका सिंगली। वो श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे ज्यादा हिस्सा उनका है। प्रश्न नंबर 8, भारत में शक्ति साझाकरण तंत्र में सीधे तौर पर क्या शामिल नहीं है? शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है उसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो इसमें नहीं आता है? तो पहला जो है क कार्यपालिका, ख विधानमंडल, ग कार्यपालिका और घ उद्योग। तो इसमें उद्योगों में जो शक्ति का बंटवारा है वास्तव में सरकार के 3 अंगों विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उद्योगों के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब है घ उद्योग। प्रश्न नंबर 9, सामाजिक मतभेद में अंतर किस कारण उत्पन्न होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, क जाति, ख धर्म और ग भाषा और घ है उपरोक्त सभी। तो ये चारों के 3 के 3 है, जाति, धर्म, भाषा, इन सब के कारण सामाजिक मतभेद उत्पन्न होते हैं, सामाजिक मतभेद में अंतर उत्पन्न होते हैं। तो सही जवाब है घ उपयुक्त सभी। 10वां प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? उसमें पहला है क है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ख विश्व बैंक, IMF, ग है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से सही विकल्प जो है वो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 11 से अगर 15 तक की बात करें तो इनके उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। तो इसमें 11वां प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों के नाम लिखो। तो 2 प्रमुख शहर हैं, हड़प्पा है और दूसरा है मोहनजोदड़ो है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। 13वां प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर कौन कानून बनाता है? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के विषयों पर वास्तव में केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। ये यहां पर गलती से लिखा गया है सिर्फ केंद्र सरकार। वास्तव में समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। लेकिन एक और बात जो है यहां बताने योग्य है कि यदि केंद्र सरकार ने भी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाया है और राज्य सरकार ने भी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाया हुआ है और दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ही सही माना जाता है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। 14वां प्रश्न है, पितृ सत्ता या पैट्रियार्की क्या है? तो पितृ सत्ता या फिर पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है उसे पितृ प्रधान परिवार या पितृ सत्ता कहते हैं। 15वां प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 से 18 तक के प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो 20 से 30 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। तो 16वां प्रश्न है, वैदिक दर्शन के प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए कि वैदिक दर्शन किन किन स्रोतों से निकला है, किन किन चीजों से निकला है। तो 4 हैं, पहला वेद है, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है, तीसरा आरण्यक है और चौथा उपनिषद है। तो 4 जो ये ग्रंथ हैं या 4 जो ये साहित्य है, इनसे वैदिक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। 17वां प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार किस प्रकार काम करती है? संघीय व्यवस्था में सरकार किस प्रकार काम करती है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। सारे देश का शासन केंद्र सरकार चलाती है, जबकि राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। ये दोनों सरकारें अपने अपने काम करती हैं। तो यहां तो दोनों सरकारें जो है अपने अपने काम करती हैं और काम जो है ऐसे मामले जिनका संबंध पूरे देश से होता है वे केंद्र सरकार को सौंपे जाते हैं और ऐसे मामले जिनका संबंध राज्यों से होता है वे राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो है, प्रति व्यक्ति आय को विकास का एक महत्वपूर्ण मानदंड क्यों माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को विकास का एक महत्वपूर्ण मानदंड क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही देशों का विकास निर्धारित होता है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है उन्हें हम विकसित देश कहते हैं और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है उन्हें हम विकासशील देश कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 से 21 जो प्रश्न है उनके उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। तो इसमें पहला प्रश्न, उसमें 19वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, मध्यकाल में भारत में किसानों की क्या स्थिति थी? तो मध्यकाल में भारत में किसानों की दशा काफी दयनीय थी। भारत में किसानों के कई वर्ग थे, 3 वर्ग हम मुख्यतः गिनते हैं। पहला उसमें आता है खुद काश्त किसान। ये वे किसान थे जो अपनी जमीन पर स्वयं खेती करते थे, खुद खेती करते थे, इसलिए इनको खुद काश्त किसान कहा जाता था। दूसरा आता है पाही काश्त किसान। ये वे किसान थे जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, मतलब इनके अपने गांव में ना तो इनके पास जमीन होती थी तो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। और तीसरा जो वर्ग था किसानों का वो था मुजारियान।
मुजारियान ये वे किसान थे जो किसी भूस्वामी की भूमि पर खेती करते थे, क्योंकि इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। तो 3 भागों में हम मध्यकाल में किसानों को बांट सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है, इनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है, इनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। संसाधन किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यदि संसाधनों का विवेकहीन ढंग से उपयोग किया जाए, ठीक प्रकार से प्रयोग ना किया जाए या बहुत ज्यादा उपयोग किया जाए, तो इससे कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। यदि संसाधनों का संरक्षण न किया गया तो इनके खत्म होने की संभावना है। जिस प्रकार से आज संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उससे उनके खत्म होने की संभावना बढ़ गई है। प्रश्न नंबर 21 जो है वो है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के पीछे मूल विचार की क्या है, कि जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं वो गरीबों के लिए बनाए गए हैं, वास्तव में वो किस बात के लिए बनाए गए हैं। तो गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के पीछे मूल विचार क्या है, व्याख्या कीजिए। तो इसके 3 इसको हम बता सकते हैं कि मूल विचार क्या है स्वयं सहायता समूह का। तो पहला है कि स्वयं सहायता समूह गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा, स्वयं सहायता समूह गरीबों को सस्ती ब्याज की दरों पर ऋण प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये समूह गरीबों को ऊंची ब्याज की दर पर मिलने वाले ऋण से मुक्ति दिलाते हैं। और तीसरा है, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये उनके पीछे मूल विचार है, ताकि गरीबों की और महिलाओं की सहायता की जा सके। प्रश्न नंबर 22 और 23 जो हैं उनके जो उत्तर हैं वो 50 से 60 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है। तो 22वां प्रश्न जो है वो है कि समाज में सामाजिक भेद क्यों उत्पन्न होते हैं। समाज में सामाजिक भेद जो धर्म, जाति, भाषा के आधार पर होते हैं वो क्यों उत्पन्न होते हैं। तो उसमें पहला है कि जो सामाजिक भेद है उनका एक पहला कारण तो ये है कि वो जन्म के कारण। तो ज्यादातर सामाजिक भेदभाव जन्म पर आधारित होते हैं। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का सदस्य बन जाता है। जो लोग ऊंची जाति में जन्म लेते हैं वे ऊंची जाति के कहलाते हैं, और जो लोग नीची जाति में जन्म लेते हैं वो नीची जाति के कहलाते हैं। और यहीं से ऊंच नीच का भेदभाव होना शुरू हो जाता है। तो पहला तो कारण है कि जन्म जो है वो सामाजिक भेद का कारण बनता है। दूसरा धर्म है। सामाजिक विभाजन धर्म पर भी आधारित होता है। व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है वह उसी धर्म को मानने वाला बन जाता है और अपने आप को दूसरे धर्मों से अलग समझने लगता है। और एक तीसरा कारण भी है कि कई बार यह भी देखा गया है कि एक ही परिवार में यदि एक भाई अमीर है और दूसरा भाई गरीब है तो उनमें भी ज्यादा गहरा संबंध नहीं रहता, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। तो 22 का ही या करके भी एक प्रश्न दिया गया है, और वो है कि भारत में जाति व्यवस्था के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। कि जाति व्यवस्था जो है, जात पात की जो भावना है वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। भारत में जाति व्यवस्था के पतन के कारणों की व्याख्या करें। तो इसके कई कारण हैं पतन होने के। पहला है कि अनेक महापुरुषों के प्रयासों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। दूसरा कारण है कि आर्थिक विकास के कारण निम्न जातियों के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिससे वे भी ऊंची जातियों के बराबर हो गए हैं। इसके कारण जात पात की भावना खत्म हो गई है। एक तीसरा कारण है शहरीकरण ने भी जाति व्यवस्था को कमजोर किया है। शहरों में रहने वाले लोग अब इस बात का हिसाब नहीं रखते कि ट्रेन या बस में उनके साथ बैठा व्यक्ति कौन सी जाति का है, या होटल में उनके मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। तो शहरीकरण ने भी जाति व्यवस्था को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा कारण है शिक्षा के विकास ने भी जाति व्यवस्था को खत्म करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पढ़े लिखे लोग जात पात में ज्यादा विश्वास नहीं करते। पांचवा कारण है कि कोई भी काम धंधा चुनने की आजादी के कारण अब निम्न जातियों के लोग भी वे काम कर सकते हैं जो पहले ऊंची जातियों के काम माने जाते थे। इससे भी जात पात की भावना कमजोर हुई है। एक छठा कारण है कि गांवों में जमींदारी प्रथा के कमजोर पड़ने से भी जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप में बदलाव आ रहा है। और एक सातवां कारण है कि संविधान में भी जाति के आधार पर भेदभाव करने की मनाही की गई है। इससे भी जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर से अब के भारत में लौटकर आए तो वह भी यहां हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा, जाति व्यवस्था के बारे में जो यहां पर बदलाव हुए हैं। 23वां प्रश्न है कि राजस्थान में छत पर जल संचयन क्यों महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। राजस्थान में छत पर जल संचयन क्यों महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों और खासकर बीकानेर और बाड़मेर में लगभग हर घर में बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक भूमिगत टैंक होता है जिसे वहां टांका कहा जाता है। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना होता है। इसे घर के आंगन में बनाया जाता है और यह घरों की ढलुआ छतों से पाइप द्वारा जुड़ा होता है। छत से वर्षा का पानी इन पाइपों से होकर इस भूमिगत टांका तक पहुंचता है जहां पर यह इकट्ठा होता रहता है। इस टांका में वर्षा का जल अगली वर्षा ऋतु तक इकट्ठा रहता है और यहाँ के लोग इस जल को गर्मी की ऋतु में पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। या इसी में से प्रश्न नंबर 23 में एक या करके भी प्रश्न दिया गया है, अथवा करके, और वो है कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें पहला है कि वास्तव में वनस्पति जात और प्राणी जात को नुकसान पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मनुष्य स्वयं है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद आदि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमने इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए वनों और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। दूसरा कारण है कि भारत में वनों को सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों के समय में रेल लाइन, कृषि और खनन क्रियाओं के कारण हुआ है। एक तीसरा कारण है संवर्धन वृक्षारोपण, जिसको इनरिचमेंट कहते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो व्यापार के लिए कुछ या एकल वृक्ष जातियों को बड़े पैमाने पर लगाने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई है। एक ही पेड़ को लगाने लगे हैं जिससे पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई है। उदाहरण के तौर पर केवल सागवान के ही पेड़ लगाने से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। चौथा है बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इन नदी घाटी परियोजनाओं के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और बांध बनाने के लिए एक बड़े वन क्षेत्र को साफ किया जाता है जिससे उस क्षेत्र का जो वन है वो खत्म हो जाता है और साथ में वन्य जीवन भी खत्म हो जाता है। पांचवा कारण है कि वनों की बर्बादी में खनन का मतलब है माइनिंग, तो वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनिजों को निकालने के लिए खानें खोदनी पड़ती हैं और खानें खोदने के लिए एक बड़े वन क्षेत्र को साफ करना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण बक्सा टाइगर रिजर्व गंभीर खतरे में है। तो ये कुछ 5 कारण हैं जिनके कारण वन्य जीवन और फिर प्राणी जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। तो सभी 10वीं क्लास के सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी सामाजिक की नोटबुक में जरूर लिख लें ताकि जब फाइनल पेपर हो और जब फाइनल परीक्षा हो तो उसमें भी इन प्रश्नों के आने की उम्मीद है।